ये जो जंग आज हम देख रहे हैं, ये कोई रातों रात शुरू हुई लड़ाई नहीं है। ये दशकों के धोखे, खुफिया ऑपरेशंस और एक ऐसे खतरनाक आर्थिक खेल का नतीजा है जिसकी जड़ें 75 सालों के इतिहास में एक मकड़जाल की तरह फैली हुई हैं। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। उन्होंने सिर तो काट दिया, पर धड़ पहले से ही चल रहा था। 2026 के संघर्ष की सबसे खौफनाक सच्चाई शायद इसी एक लाइन में छिपी है। अमेरिका को लगा कि ईरान की पूरी लीडरशिप का सफाया करके उसने एक ही झटके में खेल खत्म कर दिया है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो अपने दुश्मन को बहुत बहुत कम आंक रहे थे। ईरान न सिर्फ तैयार था, बल्कि उसके पास कयामत के दिन के लिए एक प्लान भी था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2026 के उस एक दिन से, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे तूफान में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था एपिक फ्यूरी, और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तारीख थी 28 फरवरी 2026। सिर्फ 24 घंटे, 1000 से ज्यादा हवाई हमले। अमेरिका का निशाना बिल्कुल साफ था, ईरान की पूरी लीडरशिप का सफाया। सुप्रीम लीडर से लेकर उनके टॉप कमांडरों तक कोई नहीं बचा। कागज पर ये एक परफेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था, एक शानदार जीत। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा भयानक सपना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने सारे लीडर्स को खोने के बाद भी ईरान ने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया जिसने अमेरिकी ठिकानों और उसके खाड़ी सहयोगियों की नींव तक हिलाकर रख दी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? एक आसान जीत का प्लान पूरे इलाके को जलाने वाली आग में कैसे बदल गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। कहते हैं हर बड़ी त्रासदी की जड़ में एक पहली गलती होती है, एक ओरिजिनल सिन। इस कहानी में भी एक ऐसा ही पहला गुनाह था, एक ऐसा काम जिसने नफरत के वो जहरीले बीज बो दिए जो 75 साल बाद आज विनाश का एक घना जंगल बन चुके हैं। बात है 1950s के दशक की। ईरान पश्चिम के लिए तेल का खजाना था, लेकिन एक दिक्कत थी। तेल ईरान की जमीन से निकलता था और उसका सारा मुनाफा ब्रिटेन की तिजोरियों में जाता था। 1951 में एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने इसे बदलने की हिम्मत की। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब अब ईरान का तेल ईरान के लोगों का होगा। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई, तो 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर पर्दे के पीछे से एक खेल रचा, ऑपरेशन एजेक्स। मोसादेक को सत्ता से उखाड़ फेंका गया और उनकी जगह अपने वफादार शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। जब एक चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी कठपुतली को सत्ता में बिठा दिया जाए, तो ये लोगों के दिलों में एक ऐसा जख्म छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरता। और इसी जख्म से उस नारे का जन्म हुआ जो आज तक ईरान की सड़कों पर गूंजता है, डेथ टू अमेरिका। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये दशकों के धोखे और अपमान की गूंज है। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या हो अगर कोई बताए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अमेरिका ने रखी थी। जी हाँ, ये एक तोहफा था, लेकिन एक जहर में डूबा हुआ तोहफा। ये बात है 1957 की। कोल्ड वॉर अपने चरम पे था। अमेरिका की सोच बहुत साफ थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सोवियत संघ को रोकने के लिए उन्हें ईरान को एक मजबूत न्यूक्लियर ताकत वाली दीवार बनाना था। इसी सोच के साथ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका मकसद था ईरान को इतना शक्तिशाली बना देना कि सोवियत संघ मिडिल ईस्ट के कीमती तेल के भंडारों की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। अमेरिका ने ईरान को बाकायदा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनवाया, और तो और ईरानी वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी MIT भेजा। कैसी विडंबना है ना? जिस प्रोग्राम को अमेरिका ने कभी अपने हाथों से खड़ा किया था, आज उसी को मिटाने के लिए वो अरबों डॉलर बहा रहा है। चलिए अब इस जंग की ऊपरी परतों को हटाते हैं और उस चीज को देखते हैं जो असल में से चला रही है, पैसा। एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जिसने पिछले 50 सालों से अमेरिकी विदेश नीति की दिशा तय की है। ये है डॉलर का साम्राज्य। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1971 में अमेरिका ने अपने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब सवाल ये था कि डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बनाए रखा जाए। जवाब मिला तेल में। एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाया गया जहां पूरी दुनिया में तेल की खरीद फरोख्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगी।
और इस एक नियम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये बड़ा जीनियस प्लान है। स्टेप 1, सऊदी अरब सिर्फ डॉलर में तेल बेचने के लिए राजी हो जाता है। स्टेप 2, अब दुनिया के हर देश को तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर जमा करने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। स्टेप 3, तेल बेचकर कमाए गए ये सारे पेट्रो डॉलर्स वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अमेरिकी सेना इस पूरे सिस्टम और इसके साथी देशों की सुरक्षा की गारंटी देती है। मतलब ताकत का एक परफेक्ट चक्र। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत की, उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। साल 2000 में इराक के सद्दाम हुसैन ने यूरो में तेल बेचना शुरू किया। 2003 में उनकी सत्ता चली गई। 2009 में लीबिया के गद्दाफी ने सोने पर आधारित एक नई अफ्रीकी करेंसी का सपना देखा। 2011 में उनका भी अंत हो गया। और अब इस डॉलर के साम्राज्य के सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा है ईरान। फिर आता है साल 1979, एक ऐसा साल जिसने न सिर्फ खेल के नियम बदले बल्कि पूरी शतरंज की बिसात ही पलट कर रख दी। इस एक घटना ने ईरान को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद साथी से उसका सबसे कट्टर दुश्मन बना दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका के दोस्त शाह को देश से भागने पर मजबूर कर दिया। ईरान अब एक इस्लामिक गणराज्य था जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता था। अचानक वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कभी अमेरिका का तोहफा था, अब ईरान की नई सरकार के लिए जिंदा रहने की गारंटी बन गया। उनकी नजर में अमेरिका से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। ईरान जानता था कि वो अमेरिका से आमने सामने की जंग नहीं जीत सकता, तो उसने एक बहुत चालाक रणनीति अपनाई जिसे फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। मतलब लड़ाई को अपनी जमीन से दूर रखो। इसके लिए उसने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक जाल बिछा दिया। अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हुती, इन सबको पैसा और हथियार देकर ईरान ने अमेरिका को एक ऐसी जंग में फंसा दिया है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। ये वो दौर था जब बातचीत के, डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो गए और घटनाओं के एक सिलसिले ने दोनों देशों को टक्कर के एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। 2015 में लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और बस यहीं से सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा। ईरान ने जवाब में अपना यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया। 2021 में एक हमले के बाद तो वो 60% शुद्धता तक पहुंच गया। 2023 तक आलम यह था कि इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ 12 दिन दूर था। अब ये खेल जानलेवा हो चुका था। अब जरा इस लड़ाई का हिसाब किताब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ईरान का एक $20,000 का ड्रोन, उसे हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका को दागनी पड़ती है $40 लाख से भी ज्यादा की पैट्रियट मिसाइल। मतलब ये अमेरिका को टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इकोनॉमी से थकाने वाली जंग है। ये नंबर्स देखिए, ये बताते हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके थे। डील के तहत ईरान को 3.67% पर रुकना था, पर वो पहुंच गए 60% पर, और बम बनाने के लिए चाहिए 90%। मतलब ईरान मंजिल से बस एक कदम ही दूर था। अमेरिका के लिए ये वो रेड लाइन थी जो पार हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अब एक्शन लेने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा है। और जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने अपने तुरुप के सारे एक्के निकाल दिए। ये सिर्फ फौजी जवाब नहीं था, ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। उसने खाड़ी देशों के पानी सप्लाई को निशाना बनाने की अपनी ताकत दिखाई। और सबसे बड़ी बात थी उनकी मोज़ाइक डॉक्ट्रीन, जिसकी वजह से उनका कमांड स्ट्रक्चर बिखरा हुआ था। इसका मतलब था, अगर आप हमारा सिर भी काट दोगे तो भी हमारा धड़ लड़ता रहेगा। तो एक कहानी जो 1953 के तख्ता पलट से शुरू हुई, डॉलर को बचाने की एक आर्थिक जंग से गुजरी, और 75 साल बाद आज हम यहाँ आ पहुँचे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ बातचीत के सारे रास्ते बंद हैं और लड़ाई सिर्फ और ज्यादा तबाही ला रही है। ये 75 साल पुराना संघर्ष अपने सबसे भयानक अंतिम पड़ाव पर है और सवाल सिर्फ एक ही बचता है,